गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ठोसों के चुंबकीय गुण, और अभी जो आगे जो अपना इस चैप्टर में एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है वो है पैराविद्युतता, जिसको अपने बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रोसिटी। क्या बोलते हैं? पायरो इलेक्ट्रोसिटी। तो ये क्या होता है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना पैराविद्युतता, इसकी चर्चा करने वाले अपने यहाँ। पैराविद्युतता क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये सॉलिड है कोई, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ इसमें। यहाँ मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि पैराविद्युत जो पदार्थ है ना, इसमें से ऐसा नहीं होगा कि इधर से करंट का क्या होगा, फ्लो होगा, यानी कि इस पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यानी कि इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, यानी उच्च विद्युत क्षेत्र होता है इसमें, और उसका कारण क्या होता है। तो जैसे देखो, ये अपना ठोस पदार्थ था और इसमें ये मैंने इसके परमाणु दर्शा दिए इस तरह से, या इसमें आयन हो सकते हैं, उनको मैं दर्शा देता हूं। ये क्या है, इसके परमाणु दर्शा, और ये परमाणु है तो आपको पता है इसमें भी नाभिक के कारण पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होता है कि आंतरिक जो परत होती है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाली, ये तो एक तरह से हो जाती है कैंसिल। तो इसमें केवल और केवल क्या बचता है, इस साइड बचता है पॉजिटिव, इस साइड बचता है नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव 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 और इस साइड नेगेटिव, और बाहर की साइड है वो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस साइड क्या है, नेगेटिव। और इस वजह से यहाँ पे क्या है, एक उच्च विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जो यौगिक होते हैं ना, वे यौगिक क्या कहलाते हैं, पैराविद्युत यौगिक कहलाते हैं। अब देखो ये क्या होंगे, पैराविद्युतता का जो गुण प्रदर्शित करते हैं वे सभी पदार्थ क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों में इस तरह का गुण पाया जाता है। जैसे क्वार्टज है, या इसका एक संश्लेषित रूप होता है गैलियम नाइट्राइड, GaN, गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड है ना, इसका उपयोग ट्रांजिस्टर में यानी पावर ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। तो ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी। अब देखो एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या पूछा जाता है, यानी कि पैराविद्युतता जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो भी इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि कुछ पदार्थों को यदि हम ठंडा करते हैं या फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कुछ पदार्थों को हम ठंडा या गर्म करते हैं तो उनमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। क्या बताया मैंने इसका अर्थ, कि पदार्थों को ठंडा या गर्म करने पर उनमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। अब अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हुई कब, जब इस पदार्थ को, यानी कि ये पदार्थ था, इसको हमने क्या किया, या तो ठंडा किया या फिर क्या किया, गर्म किया, तब इसमें क्या उत्पन्न हुई है, अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हुई है। तो पदार्थ को ठंडा व गर्म करने पर ये जो वोल्टता उत्पन्न हुई, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये होता है कि जब पदार्थ का ताप परिवर्तित किया जाता है तो उसके परमाणुओं की जो स्थिति होती है ना, उनमें क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और उनकी स्थिति परिवर्तन के कारण उस पदार्थ में क्या उत्पन्न होती है, वोल्टता उत्पन्न होती है। और उस पदार्थ में ये वोल्टता तब तक रहती है जब तक तापांतर क्रिस्टल का क्या है, बना रहे, जब तक तापांतर क्रिस्टल का क्या रहे, बना रहे। जैसे यानी कि दो स्थानों के बीच में ताप का क्या रहना चाहिए, अंतर रहना चाहिए, तब तक ये वोल्टता है वो इसमें उत्पन्न होती रहेगी।
तो ये तो हो गया इसका कारण। पैरा विद्युतता की डेफिनेशन क्या बोली जाएगी, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ठंडा या गर्म करने पर उनमें अस्थायी बोलता उत्पन्न होती है, अस्थायी बोलता उत्पन्न होती है। ऐसे पदार्थ जो हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, पैरा विद्युतता कहते हैं। अब इसके बाद इसमें देखो क्या आता है कि इस पैरा विद्युतता को अपने कैसे समझ सकते हैं। तो पैरा विद्युतता को समझने के लिए देखो यहाँ पे एक त्रिभुज के द्वारा इसको समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। कैसे, यहाँ पर तो होती है तापीय, जैसे इस त्रिभुज का ये कॉर्नर है वो प्रदर्शित कर रहा है किसको, तापीय ऊर्जा। ये क्षेत्र जो है वो कर रहा है विद्युत ऊर्जा को, यानी कि ये कॉर्नर त्रिभुज का तापीय ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, ये कॉर्नर है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा प्रदर्शित करेगा। और ये जो कॉर्नर है वो कौन सी ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, गतिज ऊर्जा प्रदर्शित करेगा। कौन सी ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, गतिज ऊर्जा। तो इस कॉर्नर के द्वारा अपने कैसे समझा सकते हैं, यदि किसी भी क्रिस्टल के ताप और विद्युत, क्या बताया मैंने, यदि किसी क्रिस्टल की तापीय ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और इस दौरान पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बताया मैंने, जब किसी क्रिस्टल की तापीय ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रभाव को क्या कहा जाता है, पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। और इस दौरान गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसी तरह जैसे देखो इस क्रिस्टल की यदि गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो यहाँ पर जो प्रभाव उत्पन्न होगा उस प्रभाव को बोला जाता है पीएजो विद्युत, पीएजो विद्युत। इसे क्या कहा जाएगा, पीएजो विद्युत कहा जाएगा। और इस क्रिया के दौरान पदार्थ की ऊष्मा परिवर्तित नहीं होती, ऊष्मा परिवर्तित नहीं होती है। तो देखो इसको एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट अपना क्या था, पैरा विद्युतता था। यदि किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ को ठंडा या गर्म किया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, अस्थायी बोलता उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, पैरा विद्युतता कहते हैं। पैरा विद्युतता उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, पैरा विद्युतता उत्पन्न होने का, क्रिस्टल जालक के जब ताप में परिवर्तन किया जाएगा तो उसके परमाणु की स्थिति है वो क्या होती है, परिवर्तित होती है। और इस कारण यानी कि उसमें अस्थायी बोलता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो परमाणु अपनी मूल अवस्था में पहुंचते हैं तो बोलता है वो क्या हो जाती है, पदार्थ की शून्य हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि इस चीज को अपने कैसे समझ सकते हैं, तो इसको एक त्रिभुज के द्वारा समझा जा सकता, इसको एक त्रिभुज के द्वारा समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, देखो इस त्रिभुज के 3 कॉर्नर है, एक को मैं गतिज ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ, दूसरे को तापीय ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ और तीसरे को मैं विद्युत ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका ये जो तापीय और विद्युत ऊर्जा वाला कॉर्नर है वो तो किसको प्रदर्शित करता है, पायरो इलेक्ट्रिक के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, पायरो इलेक्ट्रिक के प्रभाव को। और इसका जो ये जो गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा वाला जो कॉर्नर है वो किसको व्यक्त करता है, पीएजो विद्युतता को प्रदर्शित करता है। अब ये जो दोनों परिवर्तन होते हैं उस दौरान क्या है कि गतिज ऊर्जा है वो परिवर्तित नहीं होगी। और यहाँ पर जब ये दोनों परिवर्तन होंगे तो पदार्थ की ऊष्मा परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे पदार्थ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये था अपना लास्ट पॉइंट। अब इसी के साथ ये चैप्टर जो है अपना वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब एक बार अपने क्या करते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे को, यानी कि फर्स्ट लेक्चर से लेकर के अब तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार ध्यान से सुनना। क्या था कि अपने चैप्टर का नाम था ठोस। मैंने ठोस के बारे में आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद में इस ठोस को आपने 2 पार्टों में डिवाइड किया था। 2 पार्ट इसके कौन कौन से थे, एक क्रिस्टलीय था और एक अक्रिस्टलीय था। कौन सा था, अक्रिस्टलीय। अब साथ में ही रिवाइज के साथ साथ ही मैं इसके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। यहाँ पर तो अब आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन बनता है कि कांच को अतिशीतित
द्रव कहा जाता है। क्यों द्रव कहा जाता है, क्यों? और इसका आंसर सबको पता है कि कांच में मंद प्रवाह का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब इसके बाद हमने क्रिस्टलीय जो है इसको क्रिस्टलीय ठोसों को अपने कितने पार्टों में डिवाइड किया था, 4 पार्टों में डिवाइड किया था। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया था। 4 पार्ट इसके कौन कौन से थे? देखो, सबसे पहला जो इसका पार्ट था वो हमने लिया था कौन सा ठोस से, आणविक ठोस। कौन सा ठोस था? आणविक। दूसरा हमने लिया था आयनिक, और आयनिक के बाद हमने लिया था धात्विक, और धात्विक के बाद हमने लिया था इसका सहसंयोजी नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी नेटवर्क ठोस ये हो गए। अब इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि ये जो है ना क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टलीय जालक का निर्माण। और इस क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यूनिट सेल होती है। क्या होती है? यूनिट सेल, जिसको आपने क्या बोला था? एकक कोशिका। और मैंने बताया था कि ये जो एकक कोशिका है वो अपने कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी? आद्य एकक कोशिका, और एक होती है कौन सी? केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। अब आद्य एकक कोशिका है, इसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। और ये जो केंद्रित एकक कोशिका थी अपनी, इसको हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया था? 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो थी अपनी FCC फलक केंद्रित एकक कोशिका, दूसरी थी अपनी BCC बॉडी सेंटर्ड यानी कि जिसको काय केंद्रित बोलते हैं, और एक थी अपनी अंत्य केंद्रित। इसके लिए प्रत्येक कोशिका परमाणुओं की संख्या मैंने बताई थी कितनी होती है? 4 होती है। इसके लिए कितनी होती है? 2 होती है। और इसके लिए भी कितनी होती है? 2 होती है। फिर मैंने आपको इनकी संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए भी बताया था कि FCC की संकुलन दक्षता है वो कितनी होती है? 74% होती है। इसकी संकुलन दक्षता जो है वो कितने प्रतिशत होती है? 68% होती है। और इसकी संकुलन दक्षता है वो कितनी होती है? 52.4% होती है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब ये हो जाने के बाद हमने क्या किया था? निविड़ संकुलन किया था। क्या किया था? निविड़ संकुलन, यानी कि क्रिस्टल जालक में जो पैकिंग जो होती है उसकी चर्चा की थी हमने। तो क्रिस्टल जालक की जो पैकिंग है वो हमने कितनी विमाओं में की थी? 3 विमाओं में की थी। कितनी विमाओं में? 3 विमाओं में, यानी कि 1 विमा, द्विविमा और त्रिविमा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को पता होना चाहिए। 1 विमा में जब संकुलन होता है तो वहां पे उपसहसंकुल संख्या या समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्विविमा में अपना जो निविड़ संकुलन था उसको मैंने बताया था कि ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है कौन सा? वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़, और दूसरा होता है अपना षटकोणीय। कौन सा होता है? षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने आप लोगों को बताया था वो होता है कितना? 4, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है कितना? 6। अब उसके बाद नेक्स्ट त्रिविमा में यानी 3D में बात की थी हमने। तो 3D में भी 2 प्रकार की संरचनाएं अपने बन रही थी यहाँ पे। एक तो बन रहा था HCP जालक, और एक बन रहा था कौन सा जालक है? BCC जालक। कौन सा जालक बन रहा था? BCC जालक। दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना था? 12 था। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना था? 12 था।
दोनों की संकुलन दक्षता कितने प्रतिशत थी? 74% थी। दोनों की संकुलन दक्षता कितने प्रतिशत थी? 74% थी। अब इसके बाद इस चैप्टर में देखो हमने संकुलन यानी कि पैकिंग होगी, ये पैकिंग की बात होगी। पैकिंग के बाद हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा था अपूर्ण ठोस, क्या पढ़ा था? अपूर्ण ठोस। और अपूर्ण ठोस है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो आदर्श क्रिस्टल होता है और एक क्या होता है? अनादर्श क्रिस्टल होता है। और जो अनादर्श क्रिस्टल होता है ना, उसमें क्या पाई जाती है? त्रुटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? त्रुटियां। और या जिसको अपने क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। तो अपूर्ण जो ठोस है या अनादर्श जो क्रिस्टल है उसमें दो तरह की त्रुटियां मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो बताई थी परमाणविक, कौन सी बताई थी? परमाणविक। और एक मैंने बताई थी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी बताई थी? इलेक्ट्रॉनिक। अब सबसे पहले हमने परमाणविक की बात की थी, तो ये परमाणविक त्रुटियां जो है इसको आप लोगों ने मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड किया था? इसको मुख्य रूप से आपने दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो थी रिक्तिका और दूसरी थी अंतराकाशी। अंतराकाशी। अब उसके बाद हमने यानी कि ये जो दोनों के दोनों है ना, वो अनआयनिक यौगिकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अनआयनिक यौगिकों में। फिर हमने बात की थी आयनिक यौगिकों की। तो आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिक में जो दोष होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन सा था? एक तो था स्ट्राइकियोमेट्री। कौन सा था? स्ट्राइकियोमेट्री। दूसरा था नॉन स्ट्राइकियोमेट्री, नॉन स्ट्राइकियोमेट्री। और तीसरा था अपना अशुद्धि दोष। कौन सा था? अशुद्धि दोष। इसमें हमने पढ़े 2 दोष जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक तो कौन सा था? फ्रेंकल का था और एक कौन सा था? शोटकी का था। कौन सा था? शोटकी। नॉन में भी हमने पढ़े थे कितने? 2 दोष। 2 दोष कौन से थे? एक तो धातु आधिक्य था, धातु आधिक्य, धातु आधिक्य। और दूसरा कौन सा था? धातु न्यून। दूसरा कौन सा था? धातु न्यून था। धातु आधिक्य जो है वो भी मैंने आपको बताया था 2 तरह से उत्पन्न हो सकता है। 2 तरह से, एक तो कौन सी रिक्तिका बनने के कारण? ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण। और एक अतिरिक्त धनायन का आने के कारण, अंतराकाश में आने के कारण, अंतराकाश में आने के कारण। यहाँ पर न्यून में, धातु न्यून में भी मैंने आपको 2 पार्ट बताए। और धातु न्यून में एक तो था यहाँ पे ऋणायनिक रिक्तिका बन रही, तो यहाँ पे धनायनिक रिक्तिका बनने के कारण। और नेक्स्ट था अतिरिक्त धनायन अंतरावकाश में आ जाने के कारण। उसके बाद हमने चर्चा की थी विद्युतीय गुण की। विद्युतीय गुण, और विद्युतीय गुण के आधार पे मैंने पार्टों में डिवाइड किया था इसको 3 पार्टों में। एक तो था चालक, अचालक और अर्धचालक। क्या था? अर्धचालक। अब इसके बारे में आपको पता ही है, इसकी अपने स्टडी की थी और इसकी स्टडी की थी। तो ये अपने 2 प्रकार के थे। एक तो था क्या? नैज अर्धचालक और एक क्या था? डोपिंग। कौन सा था? डोपिंग अर्धचालक। और इसको अपने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। एक था N प्रकार का और एक था P प्रकार का। फिर उसके बाद हमने जो ठोस है उसके कौन से गुण देखे थे? चुंबकीय गुण। और चुंबकीय गुण के आधार पर जो ठोस है वो अपने कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। और 5 प्रकार में कौन कौन से थे? पहला था अनुचुंबकीय, दूसरा था प्रतिचुंबकीय, तीसरा था लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय। नेक्स्ट था प्रतिलोह चुंबकीय और लास्ट था फेरी लोह चुंबकीय, फेरी लोह चुंबकीय। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो आज हमने पढ़ा था पैराविद्युतता। क्या था? पैराविद्युतता। अब देखो
ये चैप्टर यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद इस तरह से एक आप अपने लेवल पे आरेख बनाओगे कि इस चैप्टर में हमने शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या पढ़ा। यानी कि इस तरह से आप लोगों को एक ग्राफिक निरूपण तैयार करना है, जिससे आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा कि प्रत्येक पॉइंट को आप लोग बार बार नहीं पढ़ोगे, यानी थोड़ा सा देखते ही माइंड में आ जाएगा कि इस पॉइंट में अपने को ये दिया हुआ है। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब